अस्सलाम वालेकुम। आज हमने रेस्पिरेटरी फार्मा करनी है। ठीक है, मेरे पास है लिपिनकॉट फार्मा। ठीक है, उसमें से हम रेस्पिरेटरी फार्मा स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। ठीक है, जो मुझे समझ में आए हैं। ठीक है, ये सारी पढ़ के, ठीक है, वो मैंने साइड पे लिखे हुए हैं। एस्थमा जो है वो हाइपर रिस्पॉन्सिव एयरवे, मतलब कि हमारे एयरवेज के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ठीक है, सीओपीडी जो है वो लीडिंग कॉज है। ठीक है, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है सीओपीडी। ठीक है, और एलर्जिक राइनाइटिस है, उसमें वाटरी आइज होंगी, रनी नोज होगी, मतलब कि ये वाली सिम्टम्स आएंगी। ठीक है, मेडिकेशन जो है इसके लिए हम इन्हेलर्स यूज़ करेंगे। इन्हेलर्स क्या करेंगे कि वो टारगेट टिशू पे जाके एक्शन परफॉर्म करेंगे। उसके अंदर जो मेडिसिन होगी वो जाके हमारे जो टारगेट टिशू होगी वहाँ पे जाके एक्शन परफॉर्म करेंगे, और इसके एडवर्स इफेक्ट जो होंगे ना उसको कम कर देगा। उसके बाद एस्थमा के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, चेस्ट टाइटनेस होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, विजिंग होगी। ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के उसके बाद इन्फ्लेमेशन होगी, और म्यूकस की सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। म्यूकस की सिक्रेशन ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से ही हमारे पास जो है वो हमारी जो एयरवेज है वो टाइट होना शुरू हो जाएगी, कंस्ट्रिक्शन उसके अंदर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल जो है वो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और एस्थमा का अटैक जो होता है वो होता किस वजह से है? वो एलर्जेंस की वजह से होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, स्ट्रेस की वजह से भी होता है। ठीक है, और हमारा ना जो थेरेपी देने का क्या गोल होता है, हमारा पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस ये होता है कि हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसकी एस्थमा की इंटेंसिटी को कम करना होता है, इन्फ्लेमेशन को कम करना होता है, लिमिटेशंस को कम करना होता है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं वो लिखी हुई है जो इसके लिए मेडिकेशन है। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। कुछ शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एडिनर्जिक ड्रग्स हैं, कुछ लॉन्ग एक्टिंग है। उसके अंदर वो एल्ब्यूटारोल और एल्ब्यूटारोल है, लेवोल्ब्यूटारोल है, फॉर्मेट्रोल है, साल्मेट्रोल है। उसके बाद इनहेल के अंदर बैक्लामेथासोन, ब्यूडिसोनाइड, साइक्लोसीरन, फ्लूटिकासोन, टाइमकिलोन, और उसके बाद लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एडिनर्जिक है, फॉर्मेट्रोल, ब्यूडिसोनाइड। ठीक है, ये सारी आपने याद कर लेनी है। शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जी के अंदर इप्राट्रोपियम है। शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट के अंदर जो है वो एल्ब्यूटारोल और इप्राट्रोपियम आ जाएगी। ये सारी आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है। ठीक है, उसके बाद बीटा 2 एडिनर्जिक एगोनिस्ट है, उसमें अगर किसी को ना एक्यूट एस्थमा अटैक होता है, ठीक है, और फ़ौरन से सडन मतलब उसका ना आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे? ठीक है, उसके रैपिड ऑनसेट जो है उसमें आपने क्या करना है कि आपने अपने स्मूथ मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करना है। उसको रिलैक्स करने कैसे करेंगे? सीएमपी का लेवल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगी। ठीक है, और इसमें आप एल्ब्यूटारोल और लेवोल्ब्यूटारोल को यूज़ करोगे। ठीक है, इसमें जाहिर सी बात है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, ब्रोंकोस्पाज्म होगा, तो उसको ट्रीट करने के लिए हमने ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए ही हमने अपने जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करना होता है, सीएमपी के प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा करना होता है, ब्रोंकोडायलेशन करानी होती है। उसके लिए हमने ये दोनों ड्रग्स यूज़ करनी होती है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं? इसमें हमारे पास ये होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, टैकीकार्डिया हो जाता है। ठीक है, और हाइपोकलीमिया हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो लॉन्ग एक्टिंग कंट्रोल, लॉन्ग टर्म कंट्रोल जो है वो उसका कैसे करेंगे? उसमें हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स हैं? उसमें साल्मेट्रोल यूज़ करेंगे, फॉर्मेट्रोल यूज़ करेंगे। ये लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए है। ठीक है, क्रॉनिक कंडीशन में हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म एस्थमा कंट्रोल को हम लॉन्ग टर्म एस्थमा जो है उसको कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम साल्मेट्रोल और फॉर्मेट्रोल को यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके भी सेम ही एडवर्स इफेक्ट होंगे जैसे हमारे पास जो है वो उसके क्विक रिलीफ में जो हमारे पास आए थे ना एडवर्स इफेक्ट, वही सेम जो है वो लॉन्ग टर्म में भी वही वाले एडवर्स इफेक्ट आएंगे। उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में क्या ये इसका क्या मतलब फंक्शन होता है? ये इसने इनहिबिट करना होता है एरिक्टोनिक एसिड को, और फास्फोलाइपेज A2 जो है वो एक्ट करता है ना। एरिक्टोनिक एसिड जो है वो ये आप एनसेट के अंदर डिटेल में पढ़ोगे। एरिक्टोनिक एसिड जो है इससे क्या होता है कि जब हमारे पास फास्फोलाइपेज एंजाइम 2 एक्ट करता है एरिक्टोनिक एसिड पर, तो तब हमारे पास जो है वो बनते हैं ना वो क्या कहते हैं, साइक्लोऑक्सीजनेज और लाइपोक्सिजनेज, और उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन नेक्स्ट बनती है। जब साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम एक्ट करता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, और लाइपोक्सिजनेज एंजाइम एक्ट करता है तो नेक्स्ट जो है वो ल्यूकोट्राइन्स जो है वो बनती हैं, और वो आगे इन्फ्लेमेशन कराते हैं, और सारे जो है वो इन्फ्लेमेशन, फीवर वगैरह और पेन वगैरह काज कराते हैं। ठीक है, और इसको आपने ना इनहिबिट करना है इसमें एरिक्टोनिक एसिड को। ठीक है, फास्फोलाइपेज A2 को थ्रू दी इनहिबिटर्स थ्रू दी इनहिबिशन। उसके बाद ये ना इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए आपने इसको इनहिबिट कराने का आपका पर्पस क्या था कि आपने जो है वो इन्फ्लेमेशन को ट्रीट कराना था। ठीक है, आपकी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो थी, जो भी आपकी एयरवे की टाइटनेस थी, उसको ट्रीट कराना था आपने। ठीक है, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। ठीक है, और इसके बाद जीनोफिल्स, मैक्रोफेजेस और टी लिम्फोसाइट्स का इसमें आपने बता देना है कि उनको कम ये जो है वो डिक्रीज़ करेंगे, इन्फ्लेमेटरी कैस्केड को जो है वो कैसे डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, उसमें जीनोफिल्स और मैक्रोफेजेस का रोल आपने बता देना है।
दैन इसके ना ये रिवर्स करता है एडिमा को, रिवर्स करता है, डिक्रीज़ करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। उसके बाद जो है वो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस को कम करता है। दैन जो है वो ये एस्मा को कंट्रोल करने के लिए एस्मा के सिम्टम्स को कंट्रोल करता है। इनहेल मेडिकेशन यूज़ करते होते हैं हम। इनहेलेशन वाले जो रूट है ना, 2 रूट होते हैं, एक इनहेलेशन रूट होता है, एक ओरल रूट होता है। जो इनहेलेशन वाला होता है ना, इसमें जो मेडिकेशन यूज़ करते हैं वो एस्मा को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और जो ओरल वाला है ना, उसके अंदर प्रेडनिसोन है और मिथाइल प्रेडनिसोलोन है। जो ओरल है उसमें प्रेडनिसोन आ जाएगी और जो सिस्टमिक वाला आईवी रूट है उसमें मिथाइल प्रेडनिसोलोन आ जाएगी और मिथाइल प्रेडनिसोलोन है। दैन इसके एडवर्स इफेक्ट का बता देना, इसमें कैंडियासिस होता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाती है। कैंडियासिस में वो ओरल थ्रश वगैरह हो जाएगा, ठीक है। दैन इसमें अल्टरनेटिव ड्रग्स जो होती है जो अस्थमा को ट्रीट करने के लिए वो कौन कौन सी है, इसमें ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स हैं, ठीक है। ल्यूकोट्राइन मॉडिफाइड में ल्यूकोट्राइन B4, C4, D4, E4 ये बता देनी है। दैन इसमें एरिक्रोनिक एसिड है जो कि लाइपोक्सिजनेस और साइक्लोक्सीजिनेस की प्रेजेंस में जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन में और ल्यूकोट्राइंस में कन्वर्ट होती है और फास्फोलाइपेज A2 की प्रेजेंस में वो एरिक्रोनिक एसिड जो है वो करेगा। दैन जो है वो इसमें कौन कौन सी ड्रग आ जाती हैं, आपको ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरीके से अगर आप लोग रीड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ज़ाइल्यूटन है, ज़ाइल्यूटन क्या है, वो ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस इनहिबिटर है। ज़ाफिलोकास्ट है, मोंटिलोकास्ट है, ये रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। और जो ज़ाइल्यूटन है ना, ये ल्यूकोट्राइन की सिंथेसिस इनहिबिटर है। ज़ाफिलोकास्ट और मोंटिलोकास्ट रिसेप्टर ब्लॉकर है। उसके बाद ल्यूकोट्राइन B4 इसमें सिस्टिनाइल और ये सारा मैंने आपको बता दिया, सेक्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। देन है आपने बताना है इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में कि इसका जो रूट होगा वो ओरल रूट होगा। मेटाबॉलिज्म जो है वो इसका हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है, लीवर के अंदर सारा मेटाबॉलिज्म होता है। एक्सक्रीशन कैसे होती है इसकी, ठीक है। ज़ाइल्यूटन की यूरिन के थ्रू होगी, ज़ाफिलोकास्ट की और मोंटिलोकास्ट की एक्सक्रीशन जो है वो बाइल के थ्रू होगी। देन जो है इसके एडवर्स इफेक्ट में क्या आएगा, इसके एडवर्स इफेक्ट में हेडेक होगी, डिस्पेप्सिया होगा, ठीक है। और क्रोमोलिन है, क्रोमोलिन जो है वो इनहिबिट करता है, हिस्टामिन की रिलीज़ को इनहिबिट करता है। और इसके बाद जो है वो इसमें नेक्स्ट ये बता देना है कि ये यूज़ होता है इन दी नेबुलाइजर सोल्यूशन के अंदर, इसको यूज़ करते हैं क्रोमोलिन जो होता है। और ये ना यूज़ एक्यूट अस्थमा में इसको यूज़ नहीं करते होते, 3 to 4 मिनट्स के लिए इसको यूज़ करते होते हैं डेली बेसिस पे। और इसके बाद जो है वो कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट का बता देना है कि कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट में क्या होगा कि इसमें इप्राट्रोपियम जो है वो इसमें इप्राट्रोपियम का बताना है आपने कि ये शॉर्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है। और इप्राट्रोपियम और शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एग्नेस जब हम यूज़ करेंगे तो इसका इमरजेंसी में मतलब हम यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग एक्टिंग जब ट्रीटमेंट हमने करना होता है ना, उसमें हम लोग इप्राट्रोपियम और शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एग्नेस्ट इन दोनों का रेजिमेंट यूज़ करेंगे, इमरजेंसी में यूज़ करेंगे इसको। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट जो है वो ये हम एस्मा को ट्रीट करने के लिए यूज़ करेंगे। टायोट्रोपियम लॉन्ग एक्टिंग के लिए यूज़ करेंगे और इप्राट्रोपियम शॉर्ट एक्टिंग के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके एडवर्स इफेक्ट में जीरोस्टोमिया आ जाएगा। थियोफाइलिन है, थियोफाइलिन एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, ये भी ब्रोंको डायलेशन काज करेगी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को ट्रीट करेगी। ये एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर यूज़ करेंगे। एडवर्स इफेक्ट में इसमें फैटल अरिथमियाज आ जाएंगे, सीजर्स आ जाएंगे, मेटाबॉलिज्म और इसका जो है वो लीवर के अंदर हो जाएगा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, इसमें ओमालिजुम आपका बता देना है कि वो रिड्यूस करती है मास्ट सेल को एंड बेजोफिल की बाइंडिंग को, ठीक है। और ये रिलीज ऑफ द मीडिएटर्स इन रिस्पांस ऑफ द एलर्जन के, जब एलर्जन जो है वो बाइंड करेंगे तो वो मीडिएटर्स को रिलीज़ करेगी। ओमालिजुमाब है, ठीक है, रिजालिजुमाब है और बेंजाली है। और उसके बाद जो है वो इंटरल्यूकिन 5 एंटागोनिस्ट है। एडवर्स इफेक्ट इसके कौन कौन से होंगे, इसमें एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस होंगे, फीवर होगा, रिदमिया, आर्थ्रालजिया, रैश और न्यू मैग्नेसिस होगी। उसके बाद जो है वो ड्रग जो कि उसको COPD को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं उनके बारे में बताना है, ठीक है। कि COPD जो है वो इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है। इसमें कफ है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव म्यूकस की सिक्रीशन हो जाती है, ठीक है। और ये लीडिंग काज ऑफ डेथ भी है, ये आपने पीछे पढ़ा है। टाइटनेस काज करता है, ब्रेथलेसनेस काज करता है, डिफिकल्टी होती है स्लीपिंग में, ठीक है। फटीग काज करता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। ये एस्थमा और COPD के अंदर डिफरेंस है कि ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ काज करता है, COPD में काफ होती है, इसमें भी काफ होती है। एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन इसके COPD के अंदर होती है। चेस्ट टाइटनेस होती है एस्थमा के अंदर, इसके अंदर भी होती है, लेकिन उसमें म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। इसमें वीजिंग होती है, उसमें वीजिंग जो है वो नहीं होती, ठीक है। ब्रेथलेसनेस है इसमें और रैपिड रेस्पिरेशन है, फटीग है, डिफिकल्टी होती है स्लीपिंग में, ठीक है। बीटा 2 एडिनर्जिक एजेंट है, ठीक है। इसमें बीटा 2 एडिनर्जिक इसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें एंटीकोलिनर्जिक और मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट यूज़ करेंगे। बीटा एडिनर्जिक एगोनिस्ट है, एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है, मस्कुरेनिक एंटागोनिस्ट है। लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट और लॉन्ग एक्टिंग मस्कुरेनिक एजेंट यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, COPD का। और इसमें टायोट्रोपियम आ जाएगा, ग्लाइकोपायरोलेट आ जाएगा, इंडेक्ट्रोल है, विलेंट्रोल है, फार्मेट्रोल है, साल्मेट्रोल है, ठीक है।
और COPD के लिए लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट यूज़ करेंगे, इंडेक्ट्रोल, वेंट्रोल, ये मैंने आपको बता दिया, वेलेंट्रोल। और देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, ये भी COPD और एस्थमा पेशेंट जो होता है ना उनमें यूज़ करते होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को, ठीक है। ये उन पेशेंट के अंदर जो है वो आपने यूज़ नहीं करना जिनके अंदर निमोनिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और ये ना उन पेशेंट के अंदर यूज़ करना है जिनकी FEV1 का आपको पता होगा, आपने अगर स्पायरोमेट्री अच्छे तरीके से पढ़ी है ना तो आपको FEV1 का पता चल जाएगा। उसके लिए आप स्पायरोमेट्री बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है, ठीक है। FEV1 जो है उसमें अगर ये लेस दैन 60% FEV1 है ना तो आपने उसको इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड से इंप्रूव करना है। उसके बाद रोफ्लोमिलास्ट है, ये रोफ्लोमिलास्ट भी जो है वो हम ट्रीट करती है, ब्रोंकोस्पाज्म को ट्रीट करती है, ब्रोंकाइटिस को ट्रीट करना है आपने, तो उसके लिए भी आपने स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करना है, CMP के प्रोडक्शन को ज़्यादा करना है। और ये ब्रोंकोडायलेटर के थ्रू ही आप कराएंगे, उसमें भी रोफ्लोमिलास्ट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनहेलर टेक्निक्स है, इनहेलर्स में मीटर डोज इनहेलर और डाइपोडर इनहेलर्स पे वो जो दूसरा कौन सा है स्पेसर, हाँ मीटर डोज इनहेलर का आपको यूज़ पता ही होगा कि ये 80 to 90% जो है वो डिपॉजिट हो जाती है हमारे माउथ के अंदर, 10 to 20% जो है वो टारगेट करती है जाके, टारगेटेड साइड पर जाके मतलब अपना एक्शन परफॉर्म करती है। तो मीटर डोज इनहेलर के अंदर आपने क्या करना है कि सबसे पहले ना इसको यूज़ करने का जो है वो आपको प्रॉपर जो है वो मेथड पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपने एक्सहेल करना है, फिर आपने जो है वो अपनी इनहेलर जो होता है ना उसके अंदर आपने अपनी मेडिकेशन को जो है वो इंसर्ट करना होता है और उस मेडिकेशन को इनहेल करना होता है। टारगेटेड साइड्स होता है, इन्फेक्टेड साइड्स होती है, वहाँ पर जाके उसको वहाँ पर जाके उसने एक्शन परफॉर्म करना होता है। पहले आपने एक्सहेल करना है, फिर उसके बाद आपने ना इनहेल करना है, ठीक है। और ये मैं आपको प्रॉपर जो है इसका बताती हूँ कि ये देखो, पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू एक्सहेल बिफोर द एक्चुएट द कंटिन्यू इनहेलिंग स्लोली एंड डीपली थ्रू आउट द एक्चुएशन। और इसमें आपने क्या करना है कि मेडिकेशन को लेरेंजियल मुकोजा, स्मूथ मसल्स टिपिकली 80 to 90% इनहेल, फेरेंक्स माउथ 20% ऑफ द डोज। हाँ पहले आपने एक्सहेल करना है, उसके बाद आपने ना उसको इनहेल करना है, जो अपना आपका इनहेलर होगा ना कनिस्टर को आपने प्रेस करना है और जो माउथ पीस होगा वहाँ से आपने उसको मेडिकेशन को इनहेल करना है। फिर 10 सेकंड तक आपने जो है वो अपना माउथ क्लोज करके रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो है वो नॉर्मली इनहेल एक्सहेल, ठीक है, नॉर्मली करना है, ठीक है। और इस पे एडवर्स इफेक्ट में यही होगा कि ओरल कैंडियासिस वगैरह हो जाएगी, ठीक है। और देन स्पेसर है, स्पेसर्स में भी इसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाता है चैम्बर का, ठीक है, जो कि अटैच करते हैं आप उसके साथ मीटर डोज इनहेलर के साथ, उसके माउथ पीस के साथ आपने जो है वो लार्ज चैम्बर को अटैच कर देना होता है। उसकी वजह से जो है वो वॉल्यूम लार्ज हो जाता है और वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है, एरोसोल पार्टिकल्स की। और स्मॉल एंड हाई वेलोसिटी पार्टिकल जो होते हैं वो रीच करते हैं टारगेटेड साइड पर, अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। और उसके बाद यूज़ करने के बाद आपने जो है वो स्पेसर को वॉश करना है, रिंस करना है स्पेसर को। और इसका ये फ़ायदा होगा कि बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं ना उनके जो है वो चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। और उसके बाद जो है वो ड्रग है जो कि एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती हैं। ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है ना।